अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स राउंड साथ में हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, जो हमारा टॉपिक है वह 4C सुपर टैक्स और CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये किन से वसूल किया जाएगा और कौन लोग इसके दायरा कार में आएंगे, सुपर टैक्स किन से लिया जाएगा, इस पर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है और सुप्रीम कोर्ट में अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, इन किन लोगों पर ये लागू होता है और किस तरह इसकी टैक्स कलेक्शन की जाती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अशरफ कमर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है। अशरफ कमर साहब, 4C, चलो इस बात कर ले, 4C जिस अशराफिया के लिए लगाया गया था, आप समझते हैं हमारा डिपार्टमेंट या हमारी हुकूमत में इतनी विल है जो अशराफिया पर हाथ डाल सके, जिनको आज तक तो पकड़ा नहीं जा सका, सुपर 4C के जरिए पकड़ा जा सकता है। देखिए, कानून जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी तो सबके ऊपर इक्वली है। देखे ना सर, वो जो रिटर्न फाइल कर रहा है, वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है, पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो उस पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी शामिल है, AOP भी शामिल है और कंपनीज भी शामिल है। इस्तिस्ना भी दिया गया किसी को सुपर 4C से सुपर टैक्स, यानी कि हर शख्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है जो जिसकी इनकम जिसकी 150 मिलियन से इनकम एक्सीड कर जाएगी। और लेकिन इसमें एक और जो है ना, वो बड़ा एक बारीक सा नुक्ता गवर्नमेंट ने रखा है। उसने कहा कि ये जो लॉस होता है ना प्रीवियस ईयर का, वो इसमें से आपने एडजस्ट नहीं करना। मतलब देखे ना, मेरी इनकम इस साल है 1 लाख रुपया, मेरा जो लॉस है प्रीवियस ईयर का, जैसे 24 गुजरा है, तो 23 का मेरा लॉस जो है ना, वो लॉस उसमें मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, इनकम से लॉस को निकालूंगा नहीं। ये तो जाती नहीं होगी। और दूसरा अशरफ साहब, इनकम हम किसको, एक कंपनी है, उसकी चीज करोड़ों की चीज है जो उसमें लागत से बनी है, अब वो उसको सेल कर रहा है, उसमें इनकम को सारी इनकम उसको माना जाएगा? नहीं सर, वो सेल जो है वो तो सेल, और जैसे ये हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी थी यहाँ पर, ऑनलाइन काम करती थी, एयरलिफ्ट, ये आपको याद होगा, उसकी जो इन ट्रिलियन वो टर्नओवर थी। उसने जैसे ही ये 4C आया, उसने अपना यहाँ से जो है ना वो सारा का सारा बिजनेस को वाइंड अप कर दिया। नहीं, उसने बिजनेस वाइंड अप कर लिया, सिर्फ इसलिए कि जो टैक्सेशन है 4C की, ये इतनी ज्यादा है कि वो उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है जितना उसका ऊपर वो टैक्स आ जाता था। इसका मतलब ये तो फिर जगह टैक्स कह सकते हैं? नहीं, ये टैक्सेस देखे ना, अब ये जो टैक्स है, अब ये नहीं किया जा सकता था कि जैसे कंपनी का जो रेट है वो है 29%, ये भी टैक्स है, और इसके अंदर अगर 29 में 10% और ऐड कर दिया जाए तो 39 हो जाता है, 39 हो जाएगा। उन्होंने कहा जी ये 39 जो है ये सबको अफेक्ट करेगा, इसकी बजाय ये ना ये एक नया सुपर टैक्स। तमाम टैक्सेस की जब रेशो लगाई जाए, इनको डाल के फिर तो 60-65% टैक्स अदा करना पड़ जाता है एक टैक्स। नॉर्मली अगर वो सारे टैक्सेस को आप देखें ना, हमारा इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, और पता कितने टैक्स हम अदा करते हैं, वो 60% से ऊपर चले जाते हैं, ये तकरीबन 65 पे चले जाते हैं। 65। एक बंदा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में 65% टैक्स दे तो फिर वो कारोबार करेगा क्या, कहां से कमाएगा, किस तरह करेगा? अशरफ साहब, सर्वाइवल है फिर? नहीं, वो उसमें ये है कि वो पहले से ही सोच के बैठा होता है कि मैं टैक्स क्यों दूं, मुझे टैक्स देने की क्या जरूरत है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रीमलाइन करूं कि मेरा टैक्स जो है वो बिल्कुल ठीक जाए गवर्नमेंट के पास। अगर वो जाएगा तो वो 2-3 साल के बाद इस सुपर टैक्स का पहले भी तजर्बा किया गया था अशरफ साहब, शायद आप उस वक्त मैं डिपार्टमेंट में होंगे जब वो ये इसका तजर्बा हुआ था। जी जी, ये सुपर टैक्स जो है ना, ये सर बड़ा पुराना है। ये तकरीबन 2005 में जब ये अर्थक्वेक आया था ना आजाद कश्मीर में, तो उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन ये उस वक्त 2005 में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पे लगाया गया था अर्थक्वेक, ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके। जितने अफेक्टेड थे अर्थक्वेक के, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए ये टैक्स जो है वो 2005 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पे था और उसका रेट था 4%, सिर्फ बैंकिंग, और किसी पे नहीं था। अब तो ये सब पे लागू हो गया। हाँ, अब तो ये गवर्नमेंट ने वो 22 में फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे बाजा साहब फरमा रहे थे, 22 में उसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसको 22 से ही कर दिया, जबकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये तो खैर वो कोर्टों ने वैसे ही उसको नहीं माना कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो इसका हो ही नहीं सकता। इसका जब भी टैक्स आपने लगाना है, अगर वो पब्लिक के बेनिफिट में है तो वो प्रोस्पेक्टिव होगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स को गवर्नमेंट कोर्ट्स हैं वो कभी भी को नहीं मानती। सही कह रहे हैं। हाँ ना, बल्कि उनकी हमेशा से डायरेक्शन ये रही है कि जो भी आपने टैक्स लगाना है वो रिट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मौजूदा
کا सूरत क्या है 4C की? 4C की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पेंडिंग पड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि अगर आपने रिकवरी, अगर आपको रिकवरी नोटिस आ जाता है तो आप उसका 30% जमा करवा दें, तो आपका वो स्टे हो जाएगा टिल द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 30% जमा करवा देंगे तो आप कुछ नहीं पूछा जाएगा, फिर आपकी वो जो रिमेनिंग जो आपकी रिकवरी है ना वो स्टे हो जाएगी। अच्छा, इसके सुपर टैक्स में अब जो लोग नहीं अदा किया जिन लोगों ने, आप समझते हैं वो बच जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4C खत्म करने का आ गया, जिनके रिफंड उनको मिल जाएंगे, जो नहीं दे सके वो बच जाएंगे? कितने फीसद चांसेस है उसे? सर इसमें कोई 0% चांसेस हैं इसके यानी खत्म होना नहीं होगा। उसकी वजह ये कि ये फाइनेंशियल मैटर होते हैं ना, इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट जरूर करती है, लेकिन प्रोरेगेटिव है गवर्नमेंट का कि वो उसको टैक्स लगाए। अगर वो टैक्स जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म करना शुरू कर दे, हाई कोर्ट खत्म करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट उसकी इंटरफेरेंस जो है वो आ जाती है फाइनेंस पे ऊपर, क्योंकि मुल्क जो है वो चलाना होता है गवर्नमेंट है उसने, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का तो कोई तल्लक नहीं है ना कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, हम इसको किस तरह से। 4C ने सबसे ज्यादा किस सेक्टर को मुतासर किया है? सर इसने ये एयरलाइन है, LNG है, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग कंपनीज हैं, टेक्सटाइल है, शुगर है, ये सब सभी को इसने इफेक्ट किया है। यानी ये जितने भी हैं इन सब की 500 मिलियन से हमेशा कम ज्यादा होता है। और ये चूंकि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इसको लॉस को एडजस्ट नहीं करने देते। अगर वो लॉस को एडजस्ट करने दें तो ठीक है, फिर वो एक किस्म की एक बैलेंस किस्म की वो आ जाती है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट लेके आए। इनकम को तो मान रहे हैं और जो नुकसान है उसको मान नहीं रहे, नुकसान को नहीं मान रहे। और अगर आप या तो ये उधर वो आप इनकम टैक्स की रिटर्न में भी उसको कह दें कि जी हम ये नुकसान जो नहीं मानते, ये नुकसान जो है ये 5 साल तक एडजस्ट हो सकता है। जो आपका लॉस है 6 साल तक एडजस्ट होगा, 7वें साल से वो आपका लॉस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है बंदे अपने इनकम को पूरा शो ही नहीं करेंगे? नहीं, वो पहले भी नहीं करते, वो पहले से वो सोच के बैठे हुए हैं कि हम ऐसा क्यों करें। अशरफ साहब, CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स जो लगाया था, तो इसका और लगाने का जो मकसद था उसमें आज तक हम पूरे उतरे हैं, हमारा डिपार्टमेंट पूरा उतरा है उसमें? बस सर बड़ा सादा सा टैक्स है, उसमें कोई सच कोई इसकी है भी कोई नहीं। ये CVT का जो इंट्रोडक्शन है ये सर हुई थी 1989 में। अच्छा, 1989 में ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वे पाकिस्तान में लेविड थी और इसको अबॉलिश कर दिया गया बाद में 2020 में। अच्छा, 2020 में इसको अबॉलिश करने के बाद इसकी दोबारा फिर फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए फिर इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। CVT है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है प्रॉपर्टीज पर, मोटर व्हीकल पर और इसी तरह के जो और एसेट्स हैं जो बेस्ड करते हैं ओनरशिप ऑफ एसेट्स, तो इनके ऊपर इनको जो गैर मुल्की असासे हैं उन पे भी CVT वसूल किया जाता है। लेकिन अगर कोई उसकी वेल स्टेटमेंट 116A की फाइल करे तो उसको पता चलता है ना कि इसके गैर मुल्की असासे हैं। उसको कितना टैक्स अदा करना पड़ता है हर चीज को? उसमें भी एक ही रेट उन्होंने फ्लैट किया, रेट सबका एक ही है। अच्छा, गाड़ियों को जो सेल परचेज पे जो गाड़ी कीमत पे उस पे भी ये CVT है? उसके ऊपर भी जो है वो 1% ही है। अगर तो लोकल गाड़ी है तो उसके ऊपर 1% है, अगर इंपोर्टेड है तो उसका तो वो टैक्स कस्टम वाले ही उसको डिडक्ट कर लेते हैं, यानी पोर्ट स्टेज के ऊपर ही वो टैक्स जो है वो उसमें डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, और जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज इस पे भी CVT हमें देना पड़ता है? ऊपर भी 1% ही, यानी कि जो सेल करेगा या फरोख्त करेगा 1% CVT देगा? जी CVT देगा। नहीं, ये CVT लगेगा उसके ऊपर जो सेलर है, जो बेचने वाला है। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा बारीक सा एक नुक्ता है वो भी क्लैरिफाई कर दूं। अच्छा, इसमें ये जो अगर बार बार आप बेचते हैं ना तो उसके ऊपर जो है वो CVT चार्ज होता रहता है, लेकिन जो पहला साल होता है उसमें आपको कोई डेप्रिसिएशन CVT में नहीं मिलता। आप चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको दोबारा बेचते हैं ना उसी साल में तो उसके ऊपर वो दोबारा CVT चार्ज नहीं होते। कैलकुलेट किस तरह किया जाता है इसको? कैलकुलेट सर वो जो टोटल उसकी वैल्यू उसका 1%, वैल्यू उसका, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसका या गाड़ी की वैल्यू उसका? प्रॉपर्टी का ले लें, अब इमूवेबल का मूवेबल का किसी का भी ले लें, वैल्यू होगी ना उस वैल्यू का 1%। CVT कौन कौन से सेक्टर पे है वैसे? CVT सर ये 3 आइटम है इसमें समझ लें, मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट। इमूवेबल में तो आ गई ये आपकी प्रॉपर्टीज, जमीन, मकान, प्लाट, दुकान, ये सारी की सारी जो है ये तो आ गई इमूवेबल में। और मूवेबल में आपकी आ जाती हैं ये जो गाड़ियां हैं, मोटरें हैं और इसी नेचर की जो बाकी चीजें हैं। इसको CVT को लगा के आज तक जो बेनिफिट FDR हुकूमत को मिले, आप समझते हैं ठीक है? इतना कम है कि उसका जो इम्पैक्ट है इसकी जो है वो कोई बहुत ज्यादा कोई बेनिफिशियल नहीं है गवर्नमेंट से कि ये इसके लगाने से उसको कोई इतना रेवेन्यू आ रहा है कि वो कोई बजट में उसको कोई हेल्प आउट कर सके। ये एक बड़ी साइजेबल सी अमाउंट है ये जो 1% वाली जो आती है। अच्छा, इसमें भी सर ये एक मैं वो बताने
आने लगा था जी। अच्छा, उसमें पहले साल में तो कोई नहीं है, उसके हर साल 10% डेप्रिसिएट होता जाएगा। 6 साल के बाद यानी 5 साल तक वो उसको उस पर चार्ज होगा सीवीटी, और छठे साल से उसकी जो है ना वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सीवीटी। इसका सीवीटी का नुकसान क्या है? टैक्स मौजूदा टैक्स पेयर को क्या नुकसान है? उसको इजाफी बोझ समझ के अपने आप को मुसीबत में डाल रहा होता है। अपने आप को इतना ज्यादा वो मुसीबत में नहीं डालता। अशरफ कुमार साहब, अब हम कंक्लूडिंग की तरफ आते हैं। अगर ये सीवीटी या सुपर टैक्स जिसको हम 4C कहते हैं, नए तजर्बात होते हैं टैक्सेस के, आप समझते हैं ये हमारे जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है या उसके बरअक्स हैं जितने भी टैक्सेस हैं? नहीं, इसको ये चाहिए कि ये जितने हम इन टैक्सेस जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते जाते हैं, उससे टैक्स पेयर की मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, उसके लिए परेशानियां ज्यादा आती हैं, उसको अपने काम को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसकी बजाय अगर यही जो हमारा ये सुपर टैक्स था, अगर इसको ही किसी तरह से उसको एक बैलेंस ही बना के उसको वो कर देते, जैसे ये कंपनी का रेट 29% है, उसको ये कोई 35% कर देते, तो वहां पर भी वो कवर हो। मतलब ये कि अगर देखें, मुल्क को पैसे की जरूरत है, मुल्क के ऊपर कर्जा इतना है। ऐलान किया गया था सुपर 4C लगाते वक्त, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था ये सिर्फ हमने अशराफिया के लिए टैक्स लगाया, गरीब पे, आम बंदे पे इसको कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर तो मौजूदा टैक्स पेयर पर ही हो रहा है। सर, जो असर है ना वो उसका जो इम्पैक्ट है वो नीचे को ही आता है हमेशा। जो वो हैं वो चंद हैं, जो आप देखें ना, जो कंपनियां जो टैक्स देने वाली हैं, वो कोई इंडिविजुअल से तो वो टैक्स नहीं इतना वसूल होता, ना कोई लोग देते हैं। अशरफ साहब, जितने भी टैक्स पेयर है जो अपना गोशवारा जमा कराते हैं, वो इन चीजों टैक्स को जानते हैं? अच्छा, आप ही बताते होंगे ना यार, ये आपकी इनकम इतनी है, आप ये सुपर टैक्स भी लगेगा, आपको ये भी देना पड़ेगा। उनको भी अवेयरनेस है इनकी टैक्सों की? देखिए, 150 मिलियन तक वो बंदा पहुंचता ही नहीं है। जो इंडिविजुअल है ना, उसका कोई अच्छा बिजनेस भी होगा तो वो भी इतनी उसकी जो प्रॉफिट उसका इतना नहीं होगा। अगर वैसे ही इसको टैक्स को थोड़ा कर दिया जाए, टैक्स रेट कम कर दिया जाए, जो लोग अपनी 150 मिलियन इनकम को इजहार कर रहे हैं वो फिर 200 मिलियन शो कर सकते हैं। हमारा तो कानून उल्टा है ना, कि बड़े स्टोर में सामान ले जाओ, जितना ज्यादा सामान, लाख का आपने सामान खरीदा है 5% आपको छूट है, आपने 2 लाख का खरीदा तो यार आपको 10% छूट दे दी। ये हमारा उल्टा निजाम है। जिस तरह टैक्स इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। चले, ये इसकी मिसाल जो है ना वो थोड़ी सी एक उल्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी में हमारे मुल्क में कानून ये है, जितना कम इस्तेमाल करता है ना उसका रेट कम है, जितना वो ज्यादा इस्तेमाल करता है उसका रेट ज्यादा। अब अगर इसी में आप गल्फ इंडस्ट्रीज में चले जाए, चाहे हम दूर नहीं जाते, हम इधर की बात कर लेते हैं, चले यूरोप से तो हमारा कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अगर हम गल्फ कंट्रीज में जाएं या हम ये खलीज वाली में जाएं, तो यहाँ पर इस तरह से है कि ये उल्टा है वो पाकिस्तान से। उसमें जो ज्यादा कंज्यूम करता है उसका उतना रेट कम है, जो जितना कम इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिसिटी को उसका उतना रेट ज्यादा है। ये मैं आपकी वो जो आपने अभी मुझे मिसाल दी है ना कि किसी सुपर स्टोर में चले गए, वैसे भी हमारा अलमिया ये है, देखो जो पूरे मुल्क को चलाने के लिए जो इदारा FBR टैक्स कलेक्ट करता है, एक टैक्स पेयर जो अपनी सारी कमाई से मेहनत मजदूरी करके अपना जान मार के खपा के बगैर शरायत के बगैर सूद के हुकूमत को टैक्स भी अदा करता है। होना तो ये चाहिए जिससे एक शहरी के लिए एक स्टोर बड़ा, हर एक छत के नीचे हर चीज मुहैया मिल जाती है, खाने से लेकर पीने तक की, पहनने तक की चीज एक स्टोर से जाके एक शहरी लेके अपनी गाड़ी में रखता है, ले आता घर। टैक्स पेयर जो टैक्स अदा करता है उसको एक छत तले तमाम सहूलियत मिल जाए। हमारा उल्टा निजाम नहीं है, जो कलेक्ट करता है FBR का दफ्तर है, LTO का किधर है, RTO का किधर है, अपील का किधर है, कस्टम का किधर है। एक टैक्स पेयर सारा दिन पूरे दफातर के चक्कर नहीं लगा सकता, ये जुल्म नहीं है। इसकी एक बार प्रपोजल बल्कि वर्ल्ड बैंक का ही था, जब ये आपको पता है LTU वाला जो बना है पोर्शन जो बना थे 2 फ्लोर, तो वो 2 फ्लोर के जितना एक्सपेंडिचर था ये सारा का सारा मीट पे किया था वर्ल्ड बैंक ने। वहाँ पर उन्होंने एक मॉडर्न एक यूनिट बना के दिया कि ये देखें जी, ये इस तरह से हम लोगों को ट्रीट करेंगे, अच्छी उसको फैसिलिटी मिलेगी, उसको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके बैठने के लिए भी बड़ी अच्छी अरेंजमेंट होगा, दरवाजा भी अफसर को नजर आ रहा होगा, अफसर को, हाँ, अंदर बैठा अफसर भी नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, कि ये तो नहीं है कि अंदर जी मैं मीटिंग कर रहा हूँ और वो बैठा है। स्टेट बैंक को क्या पता था ताले लग जाएंगे, हैं, काले शीशे लग जाएंगे, क्या हो जाएगा। अशरफ कुमार साहब, आपको बहुत शुक्रिया, एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। हुकूमत चाहे जितने भी टैक्स लगाए, टैक्स देने के लिए अवाम तैयार है, लेकिन टैक्सेस ऐसे होने चाहिए टैक्स पेयर को तकलीफ ना हो, उसका बिजनेस बंद ना हो, उसकी बिजनेस पहले ज्यादा चलना शुरू हो जाए। टैक्स देना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी चलती रहेगी तो रेवेन्यू आएगा, अगर बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी तो रेवेन्यू भी नहीं आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।